हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों में आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में चर्चा करूंगा। उसके अंतर्गत स्विट्जरलैंड का संवैधानिक विकास 1291 का राष्ट्रमंडलीय या स्थायी मैत्री संघ, वर्तमान स्विट्जरलैंड के निर्माण की प्रक्रिया और स्विट्जरलैंड के संवैधानिक विकास का प्रारंभ 1291 से समझा जा सकता है। उरी, स्वेज और अंडरवाल्डेन द्वारा आत्मरक्षा हेतु एक राज्य मंडल की स्थापना की गई। इसके पूर्व वर्तमान स्विट्जरलैंड के क्षेत्र में अलग अलग कैंटन थे और उनके बीच कोई समन्वयकारी या एकीकृत सत्ता नहीं थी। इसके पूर्व कैंटन ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग शासकों के अधीन थे, लेकिन 1291 में 3 कैंटनों ने हैब्सबर्ग शासन से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए एक राज्य मंडल की स्थापना की। हैब्सबर्ग शासन द्वारा इन तीनों कैंटनों को पुनः अपने अधीन कर लेने का प्रयत्न किया गया, लेकिन ये कैंटन अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सफल रहे। इससे प्रोत्साहित होकर अन्य कैंटन भी राष्ट्रमंडल की ओर प्रवृत्त हुए और 1353 तक इस राज्य मंडल में वो 8 कैंटन शामिल हो गए। 1648 तक इस राज्य मंडल में 13 कैंटन शामिल हो गए, जो सभी जर्मन भाषाभाषी थे। राज्य मंडल की प्रतिष्ठा में भी निरंतर वृद्धि हुई और 1648 की वेस्टफैलिया की संधि में इसे एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। राज्यमंडल की दुर्बलता, यद्यपि यह राज्यमंडल बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहा, लेकिन राज्यमंडल निश्चित रूप से बहुत अधिक दुर्बल था। राज्यमंडल में अपनी कोई स्थायी केंद्रीय सरकार नहीं थी। इसकी एकमात्र संस्था डाइट थी, जिसके समय समय पर सम्मेलन अवश्य होते थे और उसमें राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर विचार होता था, परंतु जो कैंटन बहुमत निर्णय से असहमत हो उन पर वे निर्णय लागू नहीं होते थे। प्रतिनिधि और कैंटनों द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ही कार्य करते थे। न कोई संघीय कार्यपालिका थी, न कोई संघीय सेना, न कोई राष्ट्रीय नागरिकता थी और न कोई संघीय जनपदाधिकारी वर्ग। इसके अतिरिक्त विभिन्न कैंटनों की शासन प्रणालियों में प्रचुर विभिन्नता थी। 6 कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था और 3 कैंटनों में सीमित मताधिकार के साथ प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र और शेष 4 कैंटन कुलीन तंत्रात्मक थे। धार्मिक मतभेदों के कारण 1712 में दूसरा गृहयुद्ध छिड़ गया, जिसने स्विस राज्य मंडल को बड़ा दुर्बल कर दिया। इसलिए अनेक इतिहासकारों का तो यहाँ तक मत है कि इस समय स्विस राज्य मंडल नाम की कोई वस्तु थी ही नहीं। ब्रुक्स का कहना है कि इस समय स्विट्जरलैंड का केंद्रीय शासन राज्य मंडल के विधान के अंतर्गत संचालित संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय शासन से भी अधिक शक्तिहीन था। हेल्वेटिक गणराज्य की स्थापना। इस स्थिति में क्रांतिकारी फ्रांसीसी सेनाओं ने स्विट्जरलैंड पर आक्रमण कर राज्य मंडल की निर्बलता को नितांत स्पष्ट कर दिया। विजय के पश्चात फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पुराने राज्य मंडल के स्थान पर नवीन गणतंत्र की स्थापना की और इसे हेल्वेटिक गणराज्य का नाम दिया। ये नवीन गणतंत्र वास्तव में फ्रांस का एक संरक्षित राज्य था। पेरिस में एक नवीन संविधान बनाकर इस पर लाद दिया गया। इस नवीन संविधान और उसके अंतर्गत स्थापित की गई व्यवस्था की प्रमुख लक्षण एकात्मक केंद्रीय सत्ता और सुदृढ़ नौकरशाही थे। ये नवीन व्यवस्था स्विट्जरलैंड की मूल स्थानीयता की प्रवृत्ति के इतने अधिक विरुद्ध थी कि इसका विरोध होना नितांत स्वाभाविक था। शीघ्र ही लगभग समस्त स्विट्जरलैंड में इस व्यवस्था के विरुद्ध अशांति और विद्रोह फैल गया। स्विट्जरलैंड में पुनः शांति व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य नेपोलियन ने हस्तक्षेप किया और स्विट्जरलैंड के 60 प्रतिनिधियों को पेरिस बुलाकर इन्हें फ्रांसीसी परामर्शदाताओं की सहायता से स्विट्जरलैंड के लिए एक नवीन संविधान रचने का कार्य सौंपा गया। 1803 में नेपोलियन ने प्रसिद्ध एक्ट ऑफ मेडिएशन की घोषणा की, जिसने हेल्वेटिक गणराज्य का अंत कर नवीन संविधान को क्रियान्वित कर दिया और इस नवीन संविधान के आधार पर बहुत कुछ अंशों में राज्य मंडल की व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। कैंटनों को पर्याप्त सीमा तक स्वायत्तता प्रदान की गई। वियना कांग्रेस और नवीन संविधान। 1813 में नेपोलियन की पराजय के पश्चात यूरोप के संयुक्त राज्यों ने 1814 में स्विस डाइट को एक नया संविधान बनाने के लिए विवश किया।
इस नवीन व्यवस्था को पैक्ट ऑफ पेरिस कहा जाता है। 1815 की वियना कांग्रेस ने इस नवनिर्वाचित संविधान को स्वीकार कर लिया। वियना कांग्रेस ने जहाँ तक और स्विट्जरलैंड की आंतरिक व्यवस्था निर्धारित की, वहाँ राष्ट्रीय राजनीति में स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता की घोषणा करी, इसकी वैदेशिक स्थिति को भी निर्धारित कर दिए। वियना कांग्रेस का यह निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था, जिसे वर्तमान समय तक मान्यता प्राप्त है। इसी समय स्विस राज्य संघ की सदस्य संख्या 22 हो गई और ये जर्मन, फ्रेंच और इटालियन 3 भाषाओं से संबंधित लोगों का बहुभाषाई राज्य हो गया। पेरिस पैक्ट को इस दृष्टि से प्रतिक्रियावादी कहा जाता है कि इसने स्थानीय स्वायत्तता को अत्यधिक महत्व दिया और संघीय शक्ति को दुर्बल कर दिया। संघर्ष और केंद्रवादी शक्तियों की विजय। 1815 में नवीन व्यवस्था को लागू किए जाने के बाद से ही कैंटनों के मध्य संवैधानिक और धार्मिक मतभेद और उनके परिणाम स्वरूप संघर्ष प्रारंभ हो गए। इस संघर्ष के 2 पक्ष थे, एक पक्ष सुधारवादी प्रोटेस्ट और दूसरा प्रतिक्रियावादी कैथोलिक। कैंटनों का सुधारवादी पक्ष, जिसे रेडिकल्स का नाम दिया गया, ये अधिक एकात्मक और केंद्रीकरण का समर्थक था, लेकिन प्रतिक्रियावादी पक्ष, जिसने फेडरलिस्ट का नाम दिया गया, कैंटनों के लिए अत्यधिक स्वायत्तता चाहता था। 1847 में यह संघर्ष उसके अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, जबकि 7 कैथोलिक कैंटनों ने राज्यमंडल से पृथक होकर अपने लिए पृथक संघ सुंदरबंड की स्थापना का प्रयत्न किया। 10 से 29 नवंबर 1847 के इस गृहयुद्ध में राज्य संघ की सेनाओं ने कैथोलिक कैंटनों की सेनाओं को पराजित कर दिया और केंद्रवादी पक्ष की विजय हुई। 1848 का संविधान। युद्ध की समाप्ति पर संघीय डाइट ने यह अनुभव किया कि केंद्रीय सरकार पर्याप्त शक्तिशाली होनी चाहिए, जिसे वो भारी आक्रमणों का सामना तथा आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सफलतापूर्वक कर सके। अतः तदनुसार शासन प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए फरवरी 1848 में 14 सदस्यों के एक आयोग की नियुक्ति की गई। लगभग 50 दिन 11 फरवरी से 8 अप्रैल 1848 के परिश्रम से इस आयोग ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, जिस पर 5 अगस्त से 2 सितंबर तक विभिन्न कैंटनों में लोक निर्णय लिया गया। लोक निर्णय में जनता द्वारा भारी बहुमत से स्वीकार किए जाने और 22 में से 15.5 कैंटनों द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने पर नया संविधान 12 सितंबर 1848 को लागू कर दिया गया। रेपार्ड के शब्दों में कह सकते हैं कि इस संविधान ने लगभग 5.5 सदी से चले आ रहे कैंटनों के संघ को राज्य के रूप में परिणत कर दिया। सन 1874 का पूर्ण संवैधानिक संशोधन। सन 1848 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संविधान के पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत अब तक संविधान के 57 संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन इसमें पूर्ण संशोधन 1874 में किया गया। इसी का सर्वाधिक महत्व है। वर्तमान स्विस शासन प्रणाली का मूल आधार 1848 में निर्मित और 1874 में संशोधित किया गया संविधान है। 1874 के इस पूर्ण संशोधन के आधार पर 4 दिशाओं में परिवर्तन किए गए। शासन शक्ति के अधिकांश का केंद्रीकरण, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की दिशा में प्रगति, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अधिकाधिक राजकीय हस्तक्षेप, धार्मिक महंतों की शक्ति पर प्रहार, समाप्ति। संविधान के इस पूर्ण संशोधन में 1848 के संविधान की 14 धाराएं बिल्कुल रद्द कर दी गई, 40 संशोधित हुई और 21 नई धाराएं अपनाई गई। ये संशोधित संविधान 19 अप्रैल 1874 को जनता तथा राज्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ये संविधान 11 मई 1874 से प्रभावित हुआ। पूर्ण संशोधन का एक महत्वपूर्ण कार्य संघीय सरकार की समस्त सेना पर नागरिक सत्ता का पूर्ण आधिपत्य स्थापित करना था। धन्यवाद।